प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं से पूर्व सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, इस सब पर चर्चा की और बहुत विस्तृत तौर पर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामाजिक समस्याओं या समाज में घटने वाली दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से जो व्यक्तिगत समस्याएं या सामाजिक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं से कैसे समाज को एक तरह से राहत दिलाने का जो प्रयास होता है या समाज को उन समस्याओं से कैसे निजात दिलाने का एक प्रयास होता है, वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम इसी संदर्भ में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं पर बात करते हैं। मैंने जानबूझ के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में, जैसे अपन कॉलेज में क्लास में छोटे छोटे टॉपिक्स पर बात करते हैं, उसी रूप में मैंने इस पर बात की। हालांकि एक पूरा का पूरा वीडियो तो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था। आप उसको विस्तृत तौर पर देखना चाहें तो उसको उस रूप में देख सकते हैं। हमारे कॉलेज के चैनल पर भी वो उपलब्ध है, आप उसको पूरा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का जो काम है वो मैंने इस छोटे छोटे माध्यम के द्वारा करने का प्रयास किया है, ताकि बहुत लंबा जब हो जाता है लेक्चर तो फिर वो पूरा का पूरा दिमाग में नहीं रह पाता, ये याद नहीं रह पाता। तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम उसको याद करें, क्योंकि आपको सभी विषयों के लेक्चर प्रतिदिन सुनने होते हैं, तो उसी आधार पर मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांटा है। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में सबसे बड़ी बात अगर है, पहला जो पॉइंट है वह है सामाजिक जीवन से संबंधित है। सामाजिक जीवन से संबंधित होने का मतलब ये है कि मानव समाज में दिन प्रतिदिन की घटनाओं से लेकर कुछ विशिष्ट घटनाओं के साथ में जितनी भी सारे प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक क्रियाएं हो रही है, प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन सबका अध्ययन करने का जो प्रयास है वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ आपको कि अगर आप ऐसे सोचें कि प्रतिदिन की घटनाओं को जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें से हर एक का अगर अध्ययन करना प्रारंभ कर दें तो शायद हम कभी एक दिन की ही पूरी घटनाओं का अध्ययन शायद कई सालों में हम नहीं कर पाएँ। मुख्य रूप से यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान को जो अध्ययन का जो उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वे घटनाएं आती हैं जो समाज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, चाहे वो सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रभावित करती हों, चाहे वह समाज के भले के लिए उसको प्रभावित करती हों या जिस रूप में भी उसको प्रभावित करती हों, उन समाज में घटने वाली घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारकों और सामाजिक घटनाओं के पीछे छुपे कारणों, इन सब को जानने का जो काम है वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। और ये सारा का सारा सामाजिक जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में, कोई एक विशिष्ट क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि मानव समाज में मानव को प्रभावित करने वाली या मानव से संबंधित जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं, उन सब का अध्ययन करने का जो कार्य है वो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। अब चाहे वो व्याधिकीय सामाजिक घटनाएं हों या सामान्य सामाजिक घटनाएं हों। व्याधिकीय और सामान्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुर्खिम के अगर टॉपिक को हम देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अब दुर्खिम भी आएगा आने वाले समय में, तो थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तो उसमें आपके दुर्खिम का टॉपिक आएगा, जिसमें वो सामाजिक तथ्यों के अध्ययन की बात करते हैं। मैक्स वेबर आएगा, वो सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन की बात करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में सामाजिक जीवन की घटनाओं को अध्ययन करने की बात की है। तो सामाजिक जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन जो है वह करना जो है सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है। दूसरा है कार्य कारण संबंधों की खोज करना। कार्य कारण संबंध, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि समाज जो है वह सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है और उसके जाल से उसका निर्माण होता है, और जो भी सामाजिक घटनाएं जो जीवन में घटित हो रही हैं वो कोई आकस्मिक घटना नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे भी एक निश्चित प्रोसेस होता है, इसके पीछे भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। समाजशास्त्र की प्रकृति, इसके ऊपर हर दूसरे साल प्रश्न बनता है।
ये आपके फर्स्ट ईयर में आपके आ जाता है। और नेचर ऑफ सोशोलॉजी में हम सीधा बात करते हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, और उसमें स्पष्ट तौर पर विद्वानों ने कहा है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी प्राकृतिक घटनाओं के समान वैज्ञानिक पद्धति से, क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति से किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी घटना अकस्मात नहीं होती है, आकस्मिक नहीं होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती है, बल्कि उसके पीछे बहुत से कार्य कारण संबंध जुड़े हुए होते हैं और उसके आधार पर ही सामाजिक घटनाओं का घटित होना निर्धारित होता है। और सामाजिक अनुसंधान का काम यही है कि वह इन कार्य कारण संबंधों की खोज करे, ताकि हमें उन सामाजिक घटनाओं की सच्चाई का पता चल सके, उनकी वास्तविकता का पता चल सके, और यदि वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है तो उन प्रभावित करने वाले कारकों का हम पता लगा सके, ताकि अगर वो कारक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी है तो उनमें निरंतरता लाई जा सके, और यदि वह हमारे लिए अनुपयोगी है, कहीं ना कहीं वो हमारे सामाजिक संगठन को अलग कर रहे हैं, विखंडित कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसे रोक लगाई जा सके। ये सब चीज़ें हमें तभी हम कर पाएंगे जबकि उन सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे कार्य कारण संबंधों का हमें पता होगा। अब हम आते हैं इसकी तीसरी विशेषता पर, और तीसरी विशेषता है विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति करना। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम में से जो अध्ययन किया जाता है, उस अनुसंधान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। विश्वास अपने आप में एक सामान्य शब्द जरूर है, पर इसके पीछे छिपे भावार्थ को अगर हम देखें तो बहुत बड़ा भावार्थ है। अगर क्लासरूम होती तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से पूछता कि विश्वास किसे कहते हैं, और ये मैं हर साल हर विद्यार्थी को BA फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक पूछता हूँ। इसलिए पूछता हूँ क्योंकि हम शब्दों को काम में तो लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ के पीछे हम कभी समझ नहीं, उसके भावार्थ को तो हम समझते हैं, लेकिन शब्दों में उनको कैसे पिरोया जाए, शब्दों में उनको कैसे व्यक्त किया जाए, इस पर हम ध्यान नहीं देते। विश्वास का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जिसका तर्क के माध्यम से खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसा तथ्य, ऐसी बात जिसका तर्क के माध्यम से खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरे फला व्यक्ति मेरा ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि कोई कितना ही तर्क दे दे, हमें विश्वास होता है कि वो हमारे लिए ऐसा काम नहीं करेगा। तो विश्वास का मतलब जिनका तर्क के माध्यम से खंडन नहीं किया जा सकता। और वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त किया गया ज्ञान, जो कि हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं, उसके ऊपर पूर्णतया विश्वास रखा जा सकता है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक पद्धति और अध्ययन माध्यम से हमें प्राप्त होता है, और उसको सार्वभौमिक रूप से लागू भी ये किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे हम विश्वसनीय मान सकते हैं। चौथा बिंदु है सामाजिक प्रगति में सहायक। मैंने अभी तीसरे बिंदु में दोनों ही बातें की कि हम सामाजिक अनुसंधान में उन सभी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो समाज को या सामाजिक मानव को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ये शब्द एक सापेक्ष शब्द है। प्रभावित कर रहा है, किस रूप में प्रभावित कर रहा है? सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, ये हमें उसको देखने पर पता चलता है। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि वो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है समाज को, यानी कि समाज के अच्छे के लिए उसको प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे चीज़ों को हम निरंतरता दे सकते हैं। उनको हम, अगर उसके कार्य कारण संबंध हमें पता हो, उसके बारे में जानकारी हमें पता हो, तो हम उन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं। और यदि नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, यानी कि वो समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, समाज को विखंडित करने के लिए वो प्रभावित कर रहा है, उस रूप में अगर वो प्रभावित कर रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, उसके रोकथाम के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपक्रम कर सकते हैं। ये अपने आप में दोनों ही रूपों में देखें, सकारात्मक रूप से भी देखें तो उसको बढ़ाना, और नकारात्मक रूप में देखें तो उसको रोकना, ये दोनों ही कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। और इसके कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, और उसके बाद जैसे अभी मान लीजिए हम कोविड-19 की बात करें, आजकल मैं बार बार इसी पर उदाहरण देता हूं
क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है और जिसकी वजह से हम इस माध्यम से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, इसकी जो उसके ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं, इस रिसर्च को देखिए, अगर इसका समाज पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकने के लिए निश्चित तौर पर उसके ऊपर रिसर्च की आवश्यकता है, अनुसंधान की आवश्यकता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए जितना अनुसंधान होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास में विश्वसनीय ज्ञान होगा, उतना ही तेज़ी से हम इसको रोक पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर ये रुकेगा और इससे समाज के लोगों का हेल्थ सुधरेगा तो ये समाज की प्रगति में सहायक होगा, क्योंकि जैसे ही हेल्थ सुधरेगा लोग अपने सकारात्मक रूप से काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो सामाजिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध होता है सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान। इसी प्रकार से 5वां बिंदु है नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज करना। आप सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं को, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी, उन परिभाषाओं को अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर आता है कि सामाजिक अनुसंधान में न केवल पुराने ज्ञान पर अनुसंधान किया जाता है या पुराने ज्ञान का परीक्षण किया जाता है या पुरानी अवधारणाओं परीक्षण किया जाता है, बल्कि नवीन तथ्यों की या नवीन ज्ञान की भी खोज की जाती है। और रिसर्च सब तो अपने आप में ही है, री प्लस सर्च, यानी कि पुनः खोज करना। री का मतलब पुनः और सर्च का मतलब खोज करना, शोध करना। तो पुनः खोज करना तो हमारा है ही एकमात्र उद्देश्य, तो इसमें लिखा हुआ ही है रिसर्च। लेकिन साथ साथ नवीन जानकारी भी प्राप्त करना, नए तथ्यों की भी खोज करना, जिससे कि हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, हमारा ज्ञान जो है वो और बढ़ सके। तो नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज, नवीन तथ्यों की खोज नहीं है बल्कि प्राचीन तथ्यों के पुनर्परीक्षण का काम भी जो है सामाजिक अनुसंधान की विशेषता के अंतर्गत आता है। 6वां बिंदु है सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन का मतलब होता है गहराई से अध्ययन करना, केवल ऊपरी सतह पर अध्ययन नहीं करना, बल्कि सूक्ष्मता से हर बिंदु पर, हर दृष्टिकोण से अध्ययन करना सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसलिए अनुसंधान के प्रकारों पर जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें बहुत से प्रकार आएंगे। उन प्रकारों में या अनुसंधान के जब हम तथ्य संकलन की विधियों पर बात करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें ये हमें देखने को मिलता है कि अगर विभिन्न डिसिप्लिन्स की, यानी कि अलग अलग जो विभागों के जो लोग हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से जो लोग हैं, वो मिलकर अगर किसी घटना का, सामाजिक घटना का अध्ययन करें तो वो बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाते हैं और घटना को सही रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि घटना तो एक ही होती है, लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण सबका अलग अलग होता है। जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो आर्थिक निर्धारणवादी है, तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या और भी ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के से, उन विज्ञानों से जुड़े हुए लोगों के साथ में सामाजिक अनुसंधानों में सूक्ष्मता से किसी भी घटना का अध्ययन कर सकते हैं और उस अध्ययन के माध्यम से हमारी जानकारी में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है और हम बेहतर तरीके से, बेहतर नतीजे जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोविड-19 की ही बात करें तो केवल शारीरिक दृष्टिकोण से ही इसने समाज में रोक नहीं लगाई है, इसका आर्थिक पहलू भी है, इसका सामाजिक पहलू भी है। आप देख लिए आर्थिक रूप से चीज़ें ठप होती जा रही थी, लॉकडाउन पीरियड में बहुत से लोगों को बहुत सी समस्याएं हुई। आर्थिक तौर पर अगर देखें तो बहुत बड़ी समस्याएं लोगों को थी। इसके विपरीत कई लोग जो घर पे बैठे थे और जिनके पास में काफ़ी सारा पैसा था, उनको शायद ये समझ में आया, उसका एक सामाजिक पहलू उनको समझ में आया कि ये पैसा आज काम नहीं आ रहा है इतना, क्योंकि आदमी को जीने के लिए तो अपने 2 वक्त का भोजन या यही सारी चीज़ें चाहिए, या फिर अपने लोगों के साथ में कैसे सामाजिकता से जुड़ा जाए, उनसे कैसे बात की जाए, किस प्रकार से अकेलेपन में बहुत सी मौतें हुई, बहुत से लोगों ने आत्महत्याएं की। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। हम विभिन्न दृष्टिकोणों से इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं जो एक सूक्ष्मता से इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे महामारी के परिवेश में क्या क्या समाज पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि अध्ययन चल रहे हैं और भी आगे अध्ययन होते रहेंगे।
संभवतः एक समय ऐसा आएगा फिर से निश्चित तौर पर जबकि हम आमने सामने बैठकर फिर से अपनी क्लासेस ले रहे होंगे, लेकिन उस वक्त भी हम इस दौर की बात करेंगे तो सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे कि क्या इसका प्रभाव पड़ा समाज पर और दूसरी चीज़ों पर और बहुत सी बातों पर, क्या इनका प्रभाव पड़ा। तो सूक्ष्मता से अध्ययन करने का जो प्रयास है वो सामाजिक अनुसंधान की अपनी एक प्रमुख विशेषता है। और अंतिम जो उसकी विशेषता है वह है नए सिद्धांतों का निर्माण करना। सामाजिक अनुसंधान न केवल पुराने सिद्धांतों की पुनर्खोज करता है, उनको प्रतिस्थापित करता है या उनमें कुछ संशोधन का काम करता है, बल्कि नवीन ज्ञान की माध्यम से, नवीन ज्ञान की रोशनी में नए सिद्धांतों का भी निर्माण संभव हो जाता है, हो पाता है। और ये सामाजिक अनुसंधान की अपनी सबसे प्रमुख अंतिम विशेषता है। इस प्रकार से विशेषताएं और भी हो सकती है, पुस्तकों में और भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन मैंने जो प्रमुख बिंदु जो पाए विभिन्न पुस्तकों से, उसी के आधार पर मैंने इन 7 बिंदुओं को यहाँ पर रखा है। आप इनको, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें और साथ में हो सके तो इसको अपना नोट्स के रूप में इसको लिखना भी प्रारंभ कर दें, क्योंकि सप्तांत में फिर से आपको इसके संदर्भ में एक असाइनमेंट दूंगा। इसी के संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। निश्चित तौर पर वो बहुत बड़े निबंधात्मक प्रश्न नहीं होंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न ही होंगे, लेकिन ये तैयारी जो है आपकी, ये आपको घर बैठे ही आपकी पढ़ाई जो है उसकी कमी को पूरा कर सकती है। इसलिए इसे आप ज़रूर देखें और यह लेक्चर आपको कैसा लगा इसका फीडबैक अवश्य दें।